टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का हिंदी सब्सिडरी का नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो शतरंज का खिलाड़ी है उस कहानी का मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शतरंज के खिलाड़ी आखिर कहानी में होता क्या है, और इसका एग्ज़ाम आपका 27 जून 2022 में होने वाला है, जस्ट आज से 2 दिन के बाद। तो आप लोग कृपया कर इस वीडियो को जरूर देखें। तो प्रेमचंद्र हैं शतरंज के खिलाड़ी के तो पहले लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद्र का जन्म बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। एक निर्धन कृषक परिवार से थे और जब 16 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। और फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना बीए की तक की परीक्षा की है, बीए तक की शिक्षा ग्रहण किया है और अध्यापन के ऊपर उठकर उन्होंने स्कूलों में सब इंस्पेक्टर भी बन गए थे। स्कूलों के क्या बन गए थे? सब इंस्पेक्टर। और 1921 ईस्वी में उन्होंने नौकरी को त्याग पत्र भी दे दिया, मतलब 1921 ईस्वी में उन्होंने नौकरी त्याग दी। और प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। आपसे पूछा जाएगा प्रेमचंद का दूसरा नाम क्या है? धनपत राय। चाचा इन्हें प्यार से नवाब राय कहते थे। 1903 ईस्वी में धनपत राय के नाम पर अपना पहला उपन्यास उर्दू में लिखा था। किसने? प्रेमचंद्र ने। उपन्यास का नाम था असरारे मजाविद। उर्दू में पहली कहानी उन्होंने लिखी थी 1907 ईस्वी में, संसार का सबसे अनमोल रत्न। उनकी उर्दू कहानी का पहला संग्रह था सोजे वतन, जो कि 1908 ईस्वी में लिखा गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा सोजे वतन को जब्त कर लिया गया और प्रेमचंद्र हिंदी में लिखने लगे। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा कहानी है प्रेमचंद का जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था प्रेमचंद की? तो वो है सोजे वतन। वो उर्दू में लिखा गया था, फिर उनके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना स्टार्ट किया। तो हिंदी की पहली कहानी थी सौत, जो 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और दोनों उन्होंने उर्दू और हिंदी में टोटल 15 उपन्यास, 300 कहानियों का उल्लेखन किया है। और मानसरोवर प्रमुख संग्रह जो उनका मानसरोवर है, मानसरोवर 8 भागों में है और गुप्तधन है जो कि 2 भागों में संकलित है। तो ये थे। और प्रेमचंद्र का जो अब आते हैं शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी में वाजिद अली शाह के ज़माने की एक तस्वीर क्या की गई है? प्रस्तुत की गई है। तो ये शतरंज के खिलाड़ी आते हैं। शतरंज के खिलाड़ी में आखिर होता क्या है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी वाजिद अली शाह के ज़माने की एक तस्वीर प्रस्तुत करती है, जिसके माध्यम से प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि जब किसी देश के लोग ऐश की नींद में मस्त रहते हैं तो वैश्विकता का शिकंजा बहुत अधिक कसता जाता है, तब उसे देश के राजनीतिक अंत पतन हो जाता है। मीर और मिर्जा इस काल के प्रतिनिधि पात्र थे। वर्ग और पत्रानुकूल भाषा का प्रयोग करने में प्रेमचंद निपुण है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में अरबी फारसी शब्दों का बाहुमूल्य है। वल्हाल, नाजुक मिजाज, तदबीर इत्यादि शब्द वाजिद अली शाह के ज़माने में तस्वीर प्रस्तुत करने में सहायक है। कहानी का केंद्रीय भाव राष्ट्रीय चेतना को जागृत है। मीर और मिर्जा व्यक्तिगत रूप से वीर थे, लेकिन राष्ट्रीयता के लिए क्यों मरे उन भाव उनमें था। प्रेमचंद संदेश देना चाहते हैं कि गुलाम भारत के नागरिक राष्ट्र के लिए मरो, ज़्यादा देश करने से गुलामी की जंजीर टूटने वाली नहीं है। तो अब इसमें आते हैं कि वाजिद अली शाह, ये लखनऊ के विलासिता के रूप में वाजिद अली शाह का समय था। वाजिद अली शाह उस समय लखनऊ के क्या थे? नवाब थे। उसी के समय में मीर और मिर्जा नामक 2 क्या थे? यहाँ पे लिखा हुआ है मीर और मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। ये 2 क्या थे? तीव्र व्यक्ति थे, मतलब ये इनकी जो जागीर थी बहुत ज़्यादा थी। और ये वहाँ के एक तरह से कह सकते हैं ना कि किसी गांव का जैसे वार्ड पार्षद होता है, तो उसी तरह ये मिर्जा सज्जाद अली लखनऊ के और मीर रोशन अली एक तरह से वार्ड पार्षद थे। और इन्होंने ही अपना, इनको चूँकि पैसा तो सरकार की तरफ से आते रहता था, तो ये दिन भर बैठे रहते थे। तो उनको एक दिन शतरंज का लत लगा और शतरंज में ये बहुत समय गुजारने लगे। तो शतरंज की लत इस गांव में या फिर इस क्षेत्र में इस तरह से लगी कि लोग शतरंज खेलते रहते थे। और यहाँ पे तो अफीम, रोटियां, यहाँ तक कि
फ़कीर जो है पैसों को मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते थे। बटेर लड़ रहे हैं, टीटरों की लड़ाई है, कोई शतरंज का घोर छिड़ा हुआ है, राजा से लेकर रंग तक इसी के घर में मस्त है। विचार शक्ति का विकास नहीं है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ी है। ये दलीलें जोर के साथ पेश की जाती है और संप्रदाय के लोग और लोगों का कहना भी है शतरंज खेलने से क्या होती है, बुद्धि बढ़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ मीर रोशन ने अपने अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत किया है। तो मतलब मिर्ज़ा सज्जाद अली ये दो कहानी के नायक हैं, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। इन्होंने अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए शतरंज खेलते थे। तो शतरंज में ये इस तरह से खेलते थे, अगर दिन में बैठते थे तो रात तक खेलते रहते थे और इन्हें ना खाने की सूझ होती थी ना किसी भी चीज़ का। तो पहले तो मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में होती है बात। मिर्ज़ा सज्जाद अली अपने घर में जब खेलते थे तो उनके घर में मीर रोशन अली आया करते थे खेलने के लिए। तो इससे ये होता था कि ये इनके घर में चले जाते थे और ये वहाँ पे अपना घर पे बिछा उछा के मॉर्निंग में अगर बैठते थे तो दोपहर में नौकर आया, खाना दिया, खाना बोलता था ठीक है लगा दो, नहीं खाते थे। फिर अंत में नौकर उसके सामने जाके खाना देता था, तब वे दोनों खाते थे शाम रात, और रात में फिर दोनों सो जाते थे। इस तरह से होता था। एक दिन मिर्ज़ा सज्जाद अली की पत्नी, मिर्ज़ा जो सज्जाद अली है इनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, पेट दर्द हो गया। वो बोले कि जाओ, और मिर्ज़ा सज्जाद अली को बोले शतरंज को छोड़ के मेरे लिए दवाई लेके आए वैद्य के यहाँ से। तो उन्होंने अपने इनकी पत्नी ने नौकर को कहा। तो नौकर ने क्या कहा, नौकर गया उससे बोला तो उन्होंने कहा कि जाओ हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर जब इनका दर्द बढ़ गया तो पत्नी दोबारा बोली, तो वो बोला कि ठीक है हम आते हैं। तो पिछली बार पत्नी बोलती है कि जाओ नहीं तो हम उफान मचा देंगे। तब अंत में मीर रोशन अली खेलने से मना कर देता है, बोलता है कि जाओ पत्नी की बात मान लो, नहीं तो पत्नी जब आपकी आफत में आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो उस समय मीर रोशन अली अपनी बाजी हार रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। तो मीर सज्जाद अली उठ के जाते हैं तो वहाँ पे अंदर में पत्नी बहुत गुस्सा करती है इनको और बोलती है कि तब तक में मीर रोशन अली अपने शतरंज की बाजी को क्या करते हैं, बदल देते हैं और बाहर जाके खड़े हो जाते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है। तो उनकी पत्नी बाहर जाती है, शतरंज की कुछ गोटी बाहर फेंक के अंदर से किवाड़ लगा लेती है। मीर रोशन अली समझ जाता है कि इनकी घर में क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है, वो चले जाते हैं वापस। अगले दिन अब मीर सज्जाद अली सोचते हैं कि अब कहाँ पे खेला होगा। तो इस बार अब मीर रोशन अली बोलते कि मेरा घर खाली है, तुम मेरे घर में आ जाओ। तो ये इनके घर में आने लगे अब खेलने के लिए। अब इनकी पत्नी को दिक्कत होने लगा कि अब ये मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे घर में आ रहे हैं, और दिन भर कुछ नहीं करते हैं, खाली खेलते रहते हैं, खाना पीना का फिक्र नहीं रहता है। तब उसी समय जो है ना लखनऊ में अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ पे चढ़ाई होने लगती है और अंग्रेज़ यहाँ पे कर लेना वसूलने लगते हैं। लेकिन इनकी विलासिता के कारण वाजिद अली शाह जो है इन दोनों को अपने घर बुलाते हैं कि जल्दी आओ, यहाँ पे बड़ा मद्दा मुसला हो गया है। तो लेकिन इन दोनों ने इन वाजिद अली शाह की बात ना सुन के बोले कि अभी तो मेरे घर पे आ जाएगा, उससे अच्छा है कि हम कोई दूसरा ठिकाना खोज लेते हैं। तो अब ये दोनों क्या किए, रात के समय में एक मस्जिद में, जो पुराना मस्जिद था, यहाँ पे आपको मेंशन करवा देते हैं कि कौन सा है, एक पुराना सा मस्जिद है, वहाँ पे जाके खेलने लगते हैं। कहाँ पे है, एक दिन दोनों अंधेरे में, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ बगल में एक छोटी सी दरी विद्यवाय गिलोरिया से भरी गोमती नदी के पुराने वीरान मस्जिद में चले जाते हैं, जिसे शायद नवाब असफाउद्दौला ने बनवाया था। तो वहाँ पे जाके अब ये तंबाकू, बस्ते में तंबाकू, चीलम, मठरियाँ ले जाते हैं। मस्जिद में पहुँचकर दरी बिछाकर हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। फिर उन्हें दीन दुनिया का फिक्र नहीं है, किस्त से है, किस्त से, बस यही आवाज़ सुनने को मिलती है। तो जब ये मॉर्निंग का समय था, इस तरह से कई दिन गुजरने लगे। तो फिर एक दिन कंपनी की फ़ौजें, इधर राजनीतिक दशा भयंकर होने लगी, कंपनी की फ़ौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली आती थी। शहर में हलचल मची थी, लोग बाल बच्चे को लेकर देहात की ओर क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद में खंडर में बैठे शतरंज खेल रहे थे कि मीर की बाजी क्या हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी। तब उसी समय गौरे की फ़ौज लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मीर साहब बोले अंग्रेज़ी की फ़ौज आ रही है, खुदा खैर करे, मिर्ज़ा आने दीजिए,
किस्ट बचा, ये लो किस्ट, मतलब मिर्ज़ा अभी जीत रहे हैं इसलिए इनको किस्ट की पड़ी है, देश की पड़ी नहीं है। जबकि मीर साहब अभी हार रहे हैं तब इन्हें अपनी देश की पड़ी है, क्योंकि अब हार रहे हैं ना, इसलिए सोचते हैं कि किसी तरह से इनको अब ध्यान भटक जाए और हम हारने से बच जाए। तो ये अंग्रेज़ी को फौज पर ध्यान कर रहे हैं। लेकिन तोप खाने, यहाँ तक कि अंग्रेज़ तोप खाने 5,000 आदमी, कई सौ जवान लेकर जा रहे थे लखनऊ पे चढ़ाई करने के लिए। और कुछ समय के बाद जब वो चले गए तो फिर ये खेलने लगे। शाम का समय हुआ और शाम के समय में उन्होंने देखा कि वाजिद अली शाह को उन्होंने क्या किया, पकड़ लिया। नवाब वाजिद अली को पकड़कर उन्हें सेना अपने किसी अज्ञात स्थान पे ले जा रही है। अब की बार जो है क्या हुआ, उस समय तो देखिए यहाँ पे कौन हार रहे थे, मीर की बाजी कमज़ोर पड़ रही थी। अब यहाँ पे मिर्ज़ा की बाजी कमज़ोर पड़ रही थी। तो मिर्ज़ा उठ के खड़े हो गए और बोलने लगे कि देखिए हमारे नवाब को पकड़ के ले जा रहे। तो मीर बोलते हैं कि चलिए ना, बैठिए ना, आप खेलते रहिए। किस्त पर किस्त भी डाल रहे थे। तो अब दोनों उन दोनों में क्या थी, देश के प्रति कोई भी स्थिति नहीं देख रहे थे, बस वो दोनों अपने लिए जी रहे थे। और ऐसा वो नहीं ना, लखनऊ के सारे लोग इस तरह के थे। स्वाधीनता के देश में पराजय का इतना शक्ति था कि इन तरह के खून रहे बिना ही नहीं हुए। आज तक किसी स्वाधीन देश की राजा का पराजय इतनी शांति से, इस तरह से खून बहे बिना, मतलब बिना खून बहे इनके राजा को क्या किया, पकड़ लिया गया। वाजिद अली को पकड़ के ले जा गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में से कोई आंसू नहीं बहाया और दोनों में एक दूसरे के प्रति, क्योंकि यहाँ पे मिर्ज़ा 4 बार हार चुके थे। मिर्ज़ा जो है 4 बार हार चुके थे और मीर कई 4 बार जीत चुके थे। तो मिर्ज़ा को गुस्सा भी बढ़ रहा था। तो वे हर बात पे बोलते थे कि आप अच्छे से नहीं खेलते हैं, आप 3 बाजियाँ लगातार हार चुके। मिर्ज़ा 3 बार लगातार हार चुके थे और चौथी बाजी भी हारने वाले थे। तो इसमें उनके प्रति होता है ना कि खेल की जब हारने लगते हैं तो मिर्ज़ा झुल्लाने लगे, हार की झेप मिटाने के लिए दाद देते थे। जो जो बाजी कमज़ोर पड़ती, धैर्य हाथ से निकलता जाता, बात बात पे झुल्लाने लगे। जवाब चाल ना बदला कीजिए, यदि एक चाल चले तो फिर उसे बदल दीजिए, जो कुछ चलना है एक बार चला कीजिए। इस तरह से बातें को वो क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, क्योंकि वो हार रहे हैं। इस तरह से अब उनको हारना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसी बीच में दोनों के बीच में झिझक होने लगती है और दोनों अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। और तलवार निकालने के बाद वो एक दूसरों को लहूलुहान कर देते हैं। और कुछ समय के बाद वहाँ पे दोनों के बीच में नवाबी जवान था, तभी तलवारें रखते थे। दोनों के पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपा छप की आवाज़ आई और दोनों जख्मी खाकर गिरे और दोनों की वहीं तरफ के जाने दे दी। अपनी बादशाह के लिए अपनी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला। उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मानो इन दोनों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। खंडर की टूटी मिनारें, गिरी हुई दीवारें और धूली धूलसित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर ढूंढती थी। मीर और मिर्ज़ा बहादुर तो थे, लेकिन इनमें देश प्रेम नहीं था। इसलिए प्रेमचंद्र बोलते हैं कि उठो और देश के लिए कुछ करो। तो ये था शतरंज का खिलाड़ी। और शतरंज का खिलाड़ी, आई थिंक कहानी आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।